तो सर कॉर्पस बढ़ाने के लिए स्टेप अप करना क्या ज़रूरी है कि मतलब एसआईपी से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा एसआईपी से काम। एसआईपी से आप कॉर्पस तो बना सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। लेकिन सर मान लीजिए किसी की सैलरी जो है वो थोड़ी कम है, लाइक मान लीजिए किसी की 30,000 सैलरी है और 10%, हालांकि 10 मतलब मैं ये कहूँगी कि 10% ना सही, चलो 7% उनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो फिर ऐसे में देखिए बहुत इंसान के खर्चे भी घर के होते हैं, तो उसको अपने खर्चे भी देखने, फिर इस तरीके से वो कितने % लगा सकता है कि अगर वो सोचे कि ठीक है मैं एक स्टेप लूँ कि ठीक है मुझे ऐड करना है, तो कितना सोच सकता है? सी अमूमन ऐसा माना गया है कि जो भी आपकी सैलरी है उसका तकरीबन 20% तो आपको सिप करना चाहिए। यानी अगर 30,000 रुपये की सैलरी है तो 6,000 रुपये आपको सिप स्टार्ट करना चाहिए। और हर साल 600 रुपये, यानी 6,000 रुपये का 10% कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। और तकरीबन 8 से 10% का ही इंक्रीमेंट है हर साल। तो 600 रुपये हो गया, यानी 10% आपको हर साल बढ़ाना चाहिए। इससे एक अच्छा कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर कई लोग ये सोचें कि कम सैलरी है, फिर 10% जैसे आप कह रहे हैं कि 6,000 रुपये उन्हें लगाना चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा टफ नहीं होगा? टफ नहीं होगा क्योंकि देखिए लगातार हर महीने उनके अकाउंट से वो चीज़ जाएगी, वो रकम जाएगी। इसमें एक और भी ऑप्शंस है कि अगर आपको लगता है कि बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है इन्वेस्टमेंट को चालू रखने में, तो आप कुछ महीनों के लिए पॉज भी कर सकते हैं। आज आपने स्टार्ट कर दिया, राइट, नेक्स्ट ईयर आपने स्टेप अप कर दिया, बट आपको लगता है कि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि उसको आप कंटिन्यू रखें ताकि कम अवधि में ज़्यादा पैसा आपका क्रिएट हो पाए। वो आपके हाथ में, आप जब भी चाहे तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर चला सकते हैं तो ज़रूर चलाइए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत आज भी है और फ्यूचर में भी होने वाली है। बिल्कुल। प्रहलाद जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि उसे स्टेप अप लेना चाहिए, तो उसमें क्योंकि मार्केट की कंडीशन देखिए हम देखते हैं फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, उस टर्म कंडीशन में निवेशक को क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? निवेशक को ना हर वक्त तैयार होना चाहिए। एक रूल है 7531, 7531। वो क्या कहता है कि आपको कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट में। अगर आप 7 साल तक इन्वेस्टेड है ना, तो लास्ट आप 50-60 ईयर्स का देख लीजिए, कभी भी मार्केट में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, राइट। तो ऑलवेज आपको 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दूसरा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि आपको 5 से ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, 4-5 फंड में ही आप कीजिए, आपको पोर्टफोलियो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तीसरा क्या है? तीसरा है 3 फेजेज़ हैं मार्केट के। पहला क्या है? डिसअपॉइंटमेंट फेज़, जिसमें क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट फेज़ में आप देखिएगा ना कि तकरीबन 7 से 10% रिटर्न आएगा, राइट। वो बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं चलेगा, बहुत ही साइडवेज रहेगा। सेकेंड है पैनिक फेज़। उससे पहले इरिटेशन फेज़ आता है। इरिटेशन फेज़ के अंदर ना 0 to 7% के बीच में रिटर्न आता है आपका। एंड लास्ट वन इज़ पैनिक फेज़, जहाँ पे हो सकता है नेगेटिव भी रिटर्न आए। लेकिन उसमें क्या फ़ायदा होता है? अगर नेगेटिव रिटर्न आएगा यानी मार्केट टूटेगा, तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी आप नया परचेज़ कर रहे हैं, सिर्फ का पैसा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? आपका जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा ये 3 फेज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट इज डिसअपॉइंटमेंट फेज, सेकेंड इज पैनिक फेज, एंड थर्ड इज इरिटेशन फेज। यस, एंड लास्ट वन इज जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टेप अप। यानी आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाइए, जो रूल नंबर 1 है। मतलब इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे कदम चलते हैं वो स्टेप अगर आप हर साल लेते रहें तो आपको उससे अच्छा आपका फंड तैयार हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन बहुत तरह के सवाल मुझे लगता है कई लोगों के जहन में इस वक्त चल भी रहे होंगे कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है सर, तो उसको कितने टाइम के बाद फिर स्टेप अप करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले दिन ही आपको वो जो टिक है वो उसको कर देना चाहिए, इनरोल कर देना चाहिए कि आप स्टेप अप के लिए रेडी हैं और हर साल आपका 10% के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो पहले दिन ही कर देना चाहिए। पहले दिन? यस, पहले दिन कर देना चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे एक मेरा ये सवाल कि मान लीजिए कोई एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है, हर महीने के 5,000 रुपये उसके अकाउंट से कटते हैं, अगर वो स्टेप अप नहीं कर रहा है
तो ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर मान लीजिए कि ठीक है कुछ परसेंट सैलरी उसकी बढ़ी है और वो ये सोचे कि कुछ परसेंट पैसा लगाया जाए, लेकिन बहुत सारी टर्म्स कंडीशन ऐसी भी आती है कि कब उनको कौन सी चीज़ें सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, घर के खर्चे हो गए, तमाम तरह के वगैरह वगैरह खर्चे इंसान की लाइफ में रोज़मर्रा की जीवन में आते हैं। ऐसा ना हो कि फिर उनको लेने के देने पड़ जाएं कि इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सी म्यूचुअल फंड और सिप का यही ब्यूटी है कि आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो मार्केट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर बीच में आप उसको स्टॉप करते हो आपको नुकसान होता है, बट सिप एंड स्टेप अप में कोई नुकसान नहीं है। जहाँ पे आपने उसको पॉज कर दिया, जो पहले की फंड वैल्यू है वहाँ पे वो रुक जाता है, राइट, और मार्केट के हिसाब से चलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज आपने स्टार्ट कर दिया, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ऐसा फेस आएगा, हो सकता है कि इनकम थोड़ी कम हो गई है, तो आप वहाँ पे पॉज कर दीजिए स्टेप अप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो उसका तो यूनिट आपके पास में आ ही चुका है ना। तो ये फायदा मतलब इन्वेस्टर को मिल सकता यस, है अगर वो यही ब्यूटी है म्यूचुअल फंड्स एंड सिप की। सिप के। Yes. ठीक है, मेरा अगला सवाल सर ये है कि जिस तरीके से स्टेप अप की हम बात भी कर रहे हैं, तो क्या इसे स्मार्ट फॉर्म समझा जा सकता है एसआईपी का? क्योंकि देखिए मार्केट में भी बहुत तरह से स्टेप अप को लेकर बातचीत होती रहती है कि आखिर ये नया फॉर्म क्या आ चुका है। ये स्मार्ट फॉर्म ही है, सिप का स्मार्ट वर्जन ही स्टेप अप सिप है। अगर आप नॉर्मल सिप करते हैं तो आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करना, इतनी महंगाई है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉर्पस बन नहीं पाएगा। आज आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको 15 साल के बाद 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपये मिल गया, लेकिन जब आप 15 साल बाद जाएंगे ना तो उस 1 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से 30-35 लाख रुपये है। तो शायद आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने स्टेप अप वहीं पे किया है तो जो आज आप सोच रहे थे कि मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो आज से 20 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका कॉर्पस 2 करोड़ 78 लाख रुपये हो चुका है। सर अक्सर ये होता है ना, कई लोगों के मन में ये होता है कि मान लीजिए उनके पास जब पैसे आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लूँ, लेकिन फिर आगे चल के उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपके हिसाब से मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इसमें थोड़ी सी सूझबूझ ज़रूरी होती है कि जैसे कि बड़ा परसेंट ना लगा के थोड़ा इतना लगाओ कि आपको आने वाले टाइम में जो आपके पैसे हर महीने अकाउंट से कटेंगे उनमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? जैसा मैंने बताया आपको ना कि जितना भी पैसा आप डाल दीजिए म्यूचुअल फंड्स में, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि फ्यूचर में आप दें या ना दें उसका कोई इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता, राइट। इसमें यह कि आप एक पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो फंड क्रिएट हो रहा है, वो फंड अपने हिसाब से जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना। फ्यूचर में आप देंगे तो उसमें वो पैसा जाएगा, अगर आप नहीं देंगे तो ये तो फंड आपका है ही ना, ये तो फंड आपका परफॉर्म कर ही रहा है। तो सर मैं जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन की भी हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग का इसमें जो जादू की भी बात करते हैं, तो ये इसको किस तरीके से दर्शाता है सर? सी 2 चीज़ अभी हमने बात की कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। आप 5 फंड से ज़्यादा फंड मत चूज़ कीजिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप ज़्यादा चूज़ करेंगे तो आपको ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 5 फंड ही आपके पोर्टफोलियो में हो, जहाँ पे लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, फ्लैक्सी कैप भी और मल्टी कैप भी हो, राइट। तो ये 5 फंड से ज़्यादा मत चूज़ कीजिए। सेकेंड, आप कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, जितना लंबा वक्त आप मार्केट में दीजिएगा, जितना लंबे वक्त तक आप इन्वेस्टेड रहिएगा, उतना पैसा क्रिएट करेगा। आप देखिए कि 15 साल में अगर आपका पैसा आज आपने स्टार्ट किया 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना, है ना, 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, 15% का रिटर्न आता है तो बन जाता है 1.5 करोड़ रुपये। अगर आप 15 साल लग गए 1.5 करोड़ बनने में, लेकिन अगर आप इसको 20 साल के बदले 25 साल करते हैं तो ये जो 1.5 करोड़ रुपये है ना, ये 4 करोड़ रुपये बन जाता है। तो यही खूबसूरती है कंपाउंडिंग की। इट मीन्स हर दूसरे साल आपका पैसा डबल हो रहा है। तो जितने लंबे अवधि तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना पैसा आपका ग्रो करता है। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान, पैसा तभी क्रिएट होगा, तभी बड़ा फंड हम इन फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब लाइक ये कह सकते हैं कि करोड़पति बनना तभी सच हो सकता है हमारा। बिल्कुल सही बात है, तभी सच हो सकता है जब आप लंबे अवधि तक रहते हैं
तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो आप ये कहेंगे कि एक कॉमन से पीपल के लिए भी ये सोचना अच्छा होगा, आराम से जो कोई भी सपना वो देखते हैं वो सच हो जाएगा। सिप करने वाला हर इन्वेस्टर करोड़पति बन सकता है, ये गारंटी है। बस उसको उनको एक चीज़ करना है कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, सिप को स्टार्ट रखना, 15-20 साल तक कीजिए, आप करोड़पति बन सकते हैं। सर फंड को लेके कई तरह के सवाल लोगों के रहते हैं कि आखिर जैसे कि अगर हम चूज़ करें तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस में हम इन्वेस्ट करें। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते तो आपको रिटर्न भी मार्केट में कम मिलेगा। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते तो आप डेट फंड की तरफ जाइए, जहाँ पे आपको 7 से 8% रिटर्न मिलेगा साल का। लेकिन अगर लंबे अवधि के आप प्लेयर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको लार्ज कैप या मिड कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपका तकरीबन 12 से 15% रिटर्न 10 से 12 साल में मिल जाएगा आपको, राइट। जहाँ पे फंड चूज़ करने की ज़रूरत है, आप अच्छे फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। आप फ्लेक्सी कैप में जाइए, आप लार्ज कैप में जाइए, आप मिड कैप में जाइए। एक मेरा जो फेवरेट वो मल्टी कैप है। मल्टी कैप में क्या होता है कि जो मल्टी कैप के जो फंड मैनेजर है, आपके फंड को बहुत ही सिस्टमेटिक परफॉर्म करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब भी आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 25% जो है वो लार्ज कैप में चला जाता है, 25% वो मिड कैप में चला जाता है, 25% वो स्मॉल कैप में चला जाता है। यानी मार्केट के हर लेवल का बेनिफिट मिल गया। एंड जो 25% पैसा बचा हुआ है वो अपॉर्चुनिटीज़ फंड में जो फंड मैनेजर है अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आपका फ़ायदा काफ़ी है। मतलब फायदे ही फायदे इसमें मिल सकते हैं, जिस तरीके से आपने yes, बताया कि अलग अलग फंड में अगर पैसा लगाएं तो Yes. ठीक है। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन लगातार मैंने देखा था पिछले पॉडकास्ट में ना, कई तरह के सवाल लोग यही पूछ रहे थे कि सर मैं किस में पैसे लगाऊं। तो मुझे लगता है उन दर्शकों को ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए आते हैं अब स्टेप अप पे ही आते हैं सर। जैसे कि हम इसकी खूबसूरती को लेकर बात कर रहे हैं कि देखिए इसके तो बहुत तरह के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और कॉपर्स तैयार करना एक अच्छा वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन सर कुछ डिसएडवांटेज भी क्या इसके होते हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि स्टेप अप करना है, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो उसको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर को? ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि आपको लगता है मेरे पॉकेट से ज़्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा एक्सपेंस नहीं हो रहा, वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। एक्सपेंस में एक बार आपके पॉकेट से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपका पैसा बढ़ के वापस आएगा इन्वेस्टमेंट में। तो डिसएडवांटेज कह लीजिए इसको कि आप जब आपके पॉकेट से जब जा रहा है पैसा ना, तो आपको थोड़ा सा तो चुभेगा, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए एक सोशल सिक्योरिटी बना रहा है।